भारत का एक मेगा एग्रीकल्चरल कैनल प्रोजेक्ट जिसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश के नर्मदा बेसिन के पानी को सोन नदी के सूखा प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचाना। दोनों नदियों को एक कैनल प्रोजेक्ट के माध्यम से जोड़कर दशकों पहले शुरू हुआ यह लगभग 280 किलोमीटर लंबा कैनल प्रोजेक्ट तो लगभग पूरा हो चुका था, सिवाय 12 किलोमीटर लंबे एक हिस्से के, जो कि था इस प्रोजेक्ट का मिसिंग लिंक, क्योंकि बीच में थी विंध्या रेंज की पहाड़ियां जहां खुली नहर खोद पाना संभव नहीं था। और तब इंजीनियर्स ने शुरू किया भारत के सबसे लंबे वाटर टनल को खोदने का प्रोजेक्ट। 2008 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को 18 साल बाद इसी साल पूरा किया गया। आज स्पॉटलाइट अपने सुपर एक्सक्लूसिव एपिसोड में आपको लेकर जाएगी इस टनल के अंदर, जिसका काम अब लगभग पूरा हो चुका है। इस कार्य में जितनी भौगोलिक और तकनीकी मुश्किलें आ सकती थी सब आईं, पर आखिरकार दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से यह काम पूरा हुआ। हम आपको मिलवाएंगे उन हीरो से जो आज भी लगे हुए हैं इस सपने को हकीकत में बदलने में। आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे लंबे वाटर टनल प्रोजेक्ट के अंदर। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सुपर एक्सक्लूसिव एपिसोड में। आज हम हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित एक छोटे से गांव सलिमनाबाद में। यह एक छोटा कस्बा ज़रूर है, पर इसकी ख्याति अब बहुत बड़ी है और कारण है एक विशाल परियोजना जो कि अब रिकॉर्ड बुक्स में अर्जित है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है भारत का सबसे लंबा अंडरग्राउंड एग्रीकल्चरल वाटर टनल, यानी भारत की सबसे लंबी भूमिगत पानी की सुरंग। और आज के एपिसोड में हम आपको उस स्थान पर लेकर चल रहे हैं, परंतु वहां पहुंचने से पहले आपको हम मैप के माध्यम से बताते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, यह परियोजना थी मध्य प्रदेश के दो रिवर बेसिन को आपस में जोड़ने की, एक नहर के द्वारा, नर्मदा जिसका पानी बरगी डैम में एकत्रित किया जाता है, और दूसरी सोन जिसके ऊपर विशाल बाणसागर डैम बना है। अभी आप सैटेलाइट मैप में दोनों नदियों से आती हुई नहर को देख सकते हैं, परंतु एक समस्या थी, वह यह कि दोनों रिवर बेसिन्स के बीच में है विंध्या पर्वतमाला, जिसकी वजह से नहरों को आपस में जोड़ा नहीं जा सका और यह बीच का 11.95 किलोमीटर का हिस्सा बच गया, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ पर नहर की खुदाई नहीं की जा सकती थी। और इसी मिसिंग लिंक को पूरा करने के लिए शुरू हुई यह सुरंग खोदने की परियोजना 2008 में। हम बाकी की बातें टनल पर पहुंचने के बाद आपको विस्तार से बताते हैं, और इसमें हमारी मदद करेंगे इस प्रोजेक्ट के सिविल वर्क के सीनियर मैनेजर मिस्टर बीबी सिंह। तो चलिए हम इस टनल के मुहाने पर चलते हैं उनके ही साथ, और आगे उनसे ही जानते हैं इस टनल के बारे में। ये 104 किलोमीटर है बरगी डैम से। जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं ये 104 किलोमीटर पे है। यहाँ से 12 किलोमीटर का हमारा जो है ये टनल है। उसके बाद से फिर कैनाल है जो रीवा तक आगे तक जा रहा है और सोनभद्र में मिलेगा। और बरगी डैम से जो है हम नर्मदा रिवर को लेके आ रहे हैं, और उसके लिए टनल का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो भी यूटिलिटी टनल के अंदर में है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, और विद इन 2 मंथ ये सारे यूटिलिटी का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से नर्मदा का पानी जो है जाना जो है स्टार्ट हो जाएगा। में स्टार्टर अच्छा नहीं था, जिसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ। हमारी दो मशीनें लग गई। एक जो यूएस की जो मशीन थी वो ब्रेक हो गया, फिर जर्मनी की एक मशीन लगाई गई, तब जाके हमारा जो है टनल का काम कंप्लीट हो पाया है। टनल को बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, टाइम भी लगा। इसमें एक रेलवे का क्रॉसिंग भी था, एक नेशनल हाईवे भी था, दोनों को क्रॉस करके जाना पड़ा। और ये नर्मदा का जल आने से कम 2.5 लाख स्क्वायर हेक्टेयर ज़मीन का जो है सिंचाई का कार्य पूरा हो सकेगा, जिससे यहाँ के किसानों को बहुत सुविधा मिलेगा। दोस्तों,
बीबी सिंह जी से टनल के बारे में इतना सुनने के बाद क्या आप टनल के अंदर नहीं जाना चाहेंगे? जी हाँ, टनल के अंदर। और अंदर हम जाएंगे उसी साधन से जिससे रोज सैकड़ों बहादुर वर्कर्स अंदर जाते हैं इस खतरनाक माहौल में। आपको जो यह बहुत सारा पानी दिख रहा है टनल के अंदर, यह नदी का पानी नहीं है, क्योंकि अभी टनल को नर्मदा के कैनाल से कनेक्ट नहीं किया गया है, बल्कि यह पानी है ज़मीन के अंदर मौजूद ग्राउंड वाटर। और कई बार तो ग्राउंड वाटर 18,000 से 25,000 लीटर पर मिनट के रफ्तार से अंदर भर जाते हैं, जिसकी वजह से यह टनल के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। इसीलिए यहाँ लगातार पानी को निकालने के लिए पंप्स चलते रहते हैं। टनल के अंदर पूरे 12 किलोमीटर तक एक रेल लाइन बिछाई गई है, जिस पर यह छोटी सी ट्रेन दौड़ती है, जिसमें बैठकर वर्कर्स अपने शिफ्ट में जाते हैं। चलिए हम भी चलते हैं उनके ही साथ अंदर इस टनल में। दोस्तों हम लगभग 100 मीटर्स ही अंदर गए, क्योंकि उसके आगे मलबा गिरने, सिंक होल्स और कार्बन डाइऑक्साइड रिसाव का खतरा रहता है। और सबसे बड़ी बात, पानी का तेज़ी से बढ़ना बारिश के मौसम में। दोस्तों हम तो सिर्फ कुछ मिनट की शूट के लिए अंदर गए थे, पर नमन है इन सैकड़ों वर्कर्स को जो दिन रात इस कठिन माहौल में काम करते हैं। टनल के अंदर न दिन का पता चलता है और न रात का, बस समय के हिसाब से शिफ्ट का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी टनल के अंदर नहीं पहुंचती। खैर चलिए हम आपको आगे का विजुअल दिखाते हैं, जहां आप देख सकते हैं नर्मदा नदी के पानी को आते हुए नहर के द्वारा, जिसका पानी अभी एक मेड़ बनाकर रोका गया है। और जैसे ही टनल का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उस पानी को इस टनल में छोड़ दिया जाएगा। एक और बहुत ही खास बात, टनल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि पानी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से आगे बढ़ेगा। यानी टनल में आगे की ओर ग्रेजुअल ढलान दी गई है, जिसकी वजह से बिना किसी पंप के सहायता से पानी सुरंग के इस पार से उस पार तक का सफ़र पूरा करेगा। है ना कमाल की इंजीनियरिंग। दोस्तों आपने यहाँ टीबीएम शब्द कई बार सुना जब प्रोजेक्ट के इंजीनियर बात कर रहे थे। टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन, और यह इस प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी है। पर क्या होता है जब टनल, जो कि लगभग 40 मीटर नीचे खोदी जा रही है,
वह पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। जब दोनों तरफ से टीबीएम सुरंग को खोदते हुए सेंटर में आ जाते हैं, तब सैकड़ों करोड़ों की इस मशीन का क्या होता है, उसे बाहर कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पर जहां से टीबीएम को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, जिसे रिट्रीवल पॉइंट कहा जाता है, जो कि टनल के लेंथ के बीच में होती है। आपको इस हैरत में डालने वाली इंजीनियरिंग एक्टिविटी को दिखाते हैं। मेरा नाम ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीनियर मैनेजर टीबीएम। सेंटर शाफ्ट हम लोगों ने इसलिए बनाया कि सेंटर पॉइंट से हम बोथ एंड से माइनिंग कर रहे हैं, तो सेंटर में आने के बाद टीबीएम कास्ट भी हाई होती है और प्लस बहुत ज़्यादा नीचे ग्राउंड के नहीं है, तो हम सेंटर में शाफ्ट डाल के रिट्रीवल पॉइंट बनाते हैं। एक रिट्रीवल पॉइंट के साथ साथ इस एरिया को ड्रिंकेबल वाटर भी सप्लाई होगा और साथ साथ हम दोनों टीबीएम को निकाल भी लेंगे। ये टीबीएम जो है 2016 में हम लोगों ने लॉन्च किया था और एक्चुअली वर्क को अर्ली कंप्लीसन के लिए इसको लॉन्च किया गया और इसमें ये 16 मीटर डाया की शाफ्ट बनाई है सेंटर पॉइंट से रिट्रीवल के लिए बोथ टीबीएम को, और ये 10 मीटर एक्सकावेटेड डाया है, 10 मीटर एक्सकावेटेड डाया है और ये टीबीएम सिंगल सील्ड ईपीबी मोड में मिक्स ग्राउंड के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है इसको, और इसकी लाइफ आलमोस्ट 80 ईयर्स प्लस है। इस टनल की लाइफ 80 ईयर प्लस है। मशीन 120 मीटर उसका था रॉबिन्स टीबीएम का, और 108 मीटर इसका है एचके टीबीएम का है। और रिट्रीवल में इसको जो रिट्रीवल का प्रोसीजर है उसमें ऑलमोस्ट 2.5 मंथ नेक टू नेक, बहुत अगर हम बहुत 100% एफर्ट देते हैं डे नाइट करके भी तो 2.5 मंथ लगता ही है। वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को कट करके निकाल नहीं सकते, सब ओपन होना है और बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जो हम उसको अनहिडन होते हैं, आप मतलब ऐसे ब्रीफ नहीं कर सकते कि क्यों इतना टाइम लगता है, क्योंकि कटर हेड निकालेंगे, ट्रांसपोर्ट भी, एरिया को भी खाली करना है, इस एरिया में ही हमको काम करना है, तो इसमें हम एक बार में सारा सामान निकाल के रख नहीं सकते, तो कटर हेड डिसमेंटल भी चलेगा और साथ साथ सामान भी निकलेगा, तो टाइम लगता है। दिस इज़ टाइम टेकिंग। इसके बाद हम पहुंचे वापस प्रोजेक्ट ऑफिस में, जहां प्रोजेक्ट टीम के सबसे युवा इंजीनियर पूरन जी ने हमें टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन के मॉडल के साथ इसके बारे में और हमें विस्तार से बताया। जो ये आप देख रहे हैं, जो ये हम लोगों का जो टीबीएम है, टीबीएम का प्रोटोटाइप है। ये जो आगे जो ये ट्राई कलर में आप देख रहे हैं, ये टीबीएम का आगे हम लोगों का कटर हेड है। इसमें आप जैसे छोटा छोटा जो ये पीसेस दिख रहे हैं, ये नाइफ है, ये जो भी है
ये हम लोगों का कटर से, ये सिंगल कटर से, बीच में जो दिख रहे हैं ये डबल कटर से, और जो साइड का है, जो साइड का ये नाइफ से। जैसे ये घूमना चालू करेगा, ये नाइफ्स क्या करते हैं, नाइफ्स हम लोगों का जो भी आगे का मक है, वो मक को हम लोगों का जो मक है, मक को यहाँ इधर अंदर का स्क्रू कन्वेयर में डाल देंगे। जो हम लोगों का स्क्रू कन्वेयर है, यहाँ पर स्क्रू कन्वेयर से वो यहाँ से मक आउट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही अब हम लोग जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर थ्रस्ट सिलेंडर होता है। थ्रस्ट सिलेंडर जो हम लोगों का सेगमेंट रिंग होता है, देयर आर टोटल 7 नंबर्स ऑफ पीसेस इन सेगमेंट रिंग। उसमें से 6 सेगमेंट रिंग होता है, एक हम लोगों का की होता है। और जो ये सेगमेंट रिंग ये इरेक्शन फ्रेम से सर्कुलर फ्रेम में जब रेडी हो जाता है, एक एक रोटेशन मतलब ये कंप्लीट कर देता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये आगे पुश हो जाता है। तो आगे पुश करते 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 हम लोग पीछे से आगे आते 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 हम लोगों का जो डिज़ायर्ड लोकेशन है वहाँ पर हम लोग आ सकते हैं। और इसके बाद हमने प्रोजेक्ट ऑफिस को अलविदा कहा, पर हमारे सफ़र का अंतिम अध्याय अभी बाकी है, और वह है आपको उस स्थान पर लेकर जाना जहाँ यह 12 किलोमीटर लंबी सुरंग खत्म होती है और जहाँ यह मिलती है सामने से आ रही नहर के साथ। और वही वह स्थान होगा जहाँ नर्मदा की तरफ से आने वाली नहर इस सुरंग के माध्यम से सोन की तरफ से आने वाली नहर के साथ मिल जाएगी। हम गूगल मैप पर लोकेशन को देखते हुए काफ़ी दुर्गम जगहों की तरफ बढ़ रहे थे। आप बगल में हमारे साथ चल रही वह पुरानी नहर को देख सकते हैं, जो कि टनल पूरे होने का राह देख रही है ताकि नर्मदा का पानी इस नहर तक पहुंच सके। जब तक हम वहां पहुंचेंगे, आपको टनल बनने के बाद मिलने वाले अनुकूल प्रभावों को बताते हैं। 11.95 किलोमीटर लंबी यह टनल, जिसका डायमीटर 10.14 मीटर है, से जब पानी इस इलाके में पहुंचेगा तो लगभग 1450 गांव, जो कि जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिले में है, वहां के लगभग 2,45,000 हेक्टेयर ज़मीन को पानी मिलेगा, जिससे एक की जगह 2 या 3 बार साल में फसल उगाई जा सकेगी और जानवरों और उद्योगों को भी फायदा मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र की समृद्धि बढ़ेगी। अभी आप दूर उतने ठीक तरीके से नहीं, पर नदी पर टनल ओपनिंग को देख सकते हैं। इसके आगे हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी कीचड़ है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। पर यही वह स्थान है जहां नहर आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ की लोक कथा में कहा जाता है कि एक ही जगह अमरकंटक से उद्गम होने के बाद भी नर्मदा और सोन एक दूसरे से रूठकर अलग अलग दिशाओं की ओर बहती हैं, पर इस परियोजना ने उन्हें वापस साथ मिला दिया है और साथ ही इस सूखे क्षेत्र को समृद्धि की उम्मीद दे दी है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।